Well, yes, nepotism is there and it's there. It's everywhere. It's just not in Bollywood, and so you can't do anything about it. But yes, if so, nepotism can coexist and nothing would happen. But at the same time, if you deliberately don't allow right talents to come up, then there's a problem. Then the whole structure of the industry would collapse one day. डिलिबरेटली अगर टैलेंट को रोका जाएगा तो फिल्म इंडस्ट्री का सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। ये शब्द सुशांत सिंह राजपूत के थे। खैर, फिल्म इंडस्ट्री का सिस्टम तो कोलैप्स नहीं हुआ, लेकिन हाँ, सुशांत सिंह राजपूत हमें छोड़कर चले गए। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि सुशांत सिंह राजपूत फिल्म इंडस्ट्री में किस सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे। आइए आज हम कई राज खोलेंगे इसी मायावी इंडस्ट्री के। माया नगरी की कई बड़ी हस्तियां आज इन खानदानी लोगों के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जो यहाँ पर गद्दियों पर कुंडली मार कर बैठे हुए हैं। चाहे सुशांत जैसे लोग इसकी कोई भी कीमत चुकाएं, इन खानदानी लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे करण जौहर के अगर एक वीडियो को देखेंगे आप, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे लोगों की क्या मानसिकता है। आइए मैं दिखाता हूँ वीडियो। Like, मैंने कोई करता धर्म कोई, I have not taken one whole ठेका of introducing new talent in this. When did I become that person? मैं जो करना चाहता हूँ मैं करना चाहता हूँ, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूँ या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूँ, I can do what the इस मामले का पूरा वीडियो अभी तक हमारे पास नहीं आया है। जैसे ही पूरा वीडियो आता है तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे, तो मामला और साफ़ होगा। लेकिन हाँ, करण जौहर और उनके पाले हुए फिल्मी पत्रकार किस तरह से नए लोगों को परेशान करते हैं, किस तरह से उनका मनोबल तोड़ते हैं, वो आप ज़रूर जानिए। और ये बता रहे हैं खुद मनोज वाजपेयी। मीडिया कभी भी फेयर डील नहीं देता है किसी न्यू कमर को जो बाहर से आता है। इस इंडस्ट्री में जो जिस तरीके से कुछ एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, और उन्होंने जो है मेरे परिवार के सदस्य को ही ये बोला था कि भाई आपका तो कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि स्टार चिल्ड्रन ही जो है वो हीरो या हीरोइन बनेंगे। मुझे इस बात से गुस्सा है, ये एक फ्रस्ट्रेशन है कि आप चाहे कोई भी मुकाम हासिल कर रहे हैं, जब तक आप जो भी खास सो कॉल्ड ए लिस्ट जिसको कहते हैं, उनकी अप्रूवल आपको नहीं मिलेगी, तब तक आप इनसाइडर नहीं माने जाएंगे। उनकी अप्रूवल तभी मिलेगी व्हेन यू स्टार्ट गोइंग टू देयर लॉबी, when you start licking their feet or we start saying yes to everything that they say। देखा आपने, मनोज वाजपेयी बता रहे थे कि अगर आप इन फिल्मी खानदानों के तलवे नहीं चाटोगे तो आप फिल्म से, इंडस्ट्री से आउट हो जाओगे। क्या सुशांत और करण जौहर के बीच के झगड़े का यही कारण था? क्या इसी कारण से करण जौहर बड़े बड़े बैनर की कई फिल्मों से पिछले कुछ दिनों में बाहर हो गए? हो भी सकता है। आगे मनोज वाजपेयी कंगना रणावत को नेपोटिज्म के मुद्दे को उठाने के लिए बधाई दे रहे हैं, और वो ये भी बता रहे हैं कि वो इस इंडस्ट्री में कैसे टिके हुए हैं। I am very happy that because of Kangana, at least so many people have come to know, understand the meaning of nepotism. The roles that I play and that I have been playing 23 years is not, these are not the roles that any star son or daughter would choose. क्या सुशांत का जाना ग्लैमर वर्ल्ड पर कई दाग नहीं लगा चुका है? जी हाँ, ग्लैमर वर्ल्ड पर दाग तो लग चुका है, साथ ही पर्दे के पीछे चल रहे नेपोटिज्म यानी भाई भतीजा वाद सबके सामने उजागर हो चुका है। कंगना जो खुद इस भाई भतीजावाद की शिकार रह चुकी है और इसका झंडा कई सालों से बुलंद कर रखी है, उसने अपने दूसरी वीडियो भी जारी की है और कई आरोप इंडस्ट्री के सामने लगाए हैं। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद कई चीजें बाहर निकल के आई हैं। सुना आपने कंगना ने क्या कहा? सुशांत की हत्या। जी हाँ, कंगना पहले ही दिन से ये कह रही है कि सुशांत की हत्या हुई है, और आगे वीडियो में उसने ऐसे कई तथ्य रखे हैं जिससे आपको पता चलेगा कि सुशांत को ये लोग किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में साजिश के तहत अपमानित किया करते थे।
सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद कई चीजें बाहर निकल के आई हैं। कुछ मैंने इंटरव्यूज पढ़े हैं, कुछ डायरेक्टली भी बात की है। तो उनके पिताजी का कहना है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में हो रही टेंशन के करके बहुत ज्यादा परेशान थे। अभिषेक कपूर जिन्होंने उन्हें लॉन्च किया, उनके साथ हाल ही में एक फिल्म की है केदारनाथ, उनका कहना है कि इट वॉज अ सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग ऑफ अ फ्रजाइल माइंड। अंकिता जो उनकी लॉन्ग टर्म पार्टनर रह चुकी है, उनका कहना है कि वो सामाजिक रूप से की गई अपमान और बेइज्जती नहीं सहन कर पाया। कंगना बता रही हैं कि किस तरह से यह गैंग आपके दिमाग को टुकड़ों में तोड़ते हैं, और ये करते हैं इनके फिल्मी पत्रकार, जो इनके द्वारा फेंकी हुई हड्डी को उठाते ही अपनी मालिक के वफादारी में नए लोगों को नोचने में लग जाते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मूवी माफिया ने ना कि सिर्फ उनको बैन किया था, सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग, कैसे कतरा कतरा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है, उनको मारा गया है। तो ब्लाइंड आइटम आप इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप जब झूठ लिखना होता है, आपको के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लिया सकता, क्योंकि आपका तो नाम ही नहीं लिखा, मगर उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है, जैसे मेरे बारे में लिखा जाएगा कि जिस लड़की के घुंघराले बाल हैं, जिसको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, साइकोटिक है, इस तरह से जो कि मनाली से डिस्क्रिप्शन पूरी दी जाएगी, मगर नाम नहीं लिखा जाएगा। 23 अगस्त 2017 को बॉलीवुड लाइव सुशांत के बारे में लिखता है कि वो जब भी सेक्स करता है तो सिर्फ अपने ही गाने सुनता है, वो सबसे बड़ा नार्सिसिस्ट है। 16 दिसंबर 2016 में मुंबई मिरर लिखता है कि सुशांत एक ट्रक ड्राइवर की तरह लगता है। 22 फरवरी 2019 को मुंबई मिरर लिखता है कि पार्टी में तमाशा करने के बाद सुशांत ने कांच की बोतल एक डायरेक्टर के सर पे दे मारी। 18 अक्टूबर 2018 को डीएनए लिखता है कि सुशांत ने अपने को एक्टर का रेप किया और वो मीटू के चलते अब जेल जा सकता है। और ऐसी न जाने कितने अनगिनत झूठ। देखा आपने किस तरह से आपके खिलाफ एक झूठ का गुब्बारा बनाया जाता है, फिर आपकी छवि को खराब कर आपको मार्केट से आउट किया जाता है। अगर किसी तरह से आप अपनी मेहनत के बल पर रेस में वापस आ गए तो आपको इतना मजबूर किया जाता है कि आप वहाँ चले जाएं जहाँ सुशांत चले गए। और इसके पीछे इकलौता आदमी नहीं है, इसके पीछे है पूरा एक खानदानी गिरोह जो अपने फिल्मी पत्रकारों के द्वारा आपकी लिंचिंग कराता है। जी हाँ, जर्नलिज्म लिंचिंग, जो मॉब लिंचिंग से भी खतरनाक है। और ये जो बुद्धिजीवी जर्नलिस्ट हैं, ये जो चील कौए गिद्ध हैं जो मूवी माफिया के पाले हुए हैं, ये इसको मेंटल इमोशनल साइकोलॉजिकल लिंचिंग को जर्नलिज्म कहते हैं। मेरे बारे में आज तक जो भी कहा गया मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब एक स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ गंदगी लिखी गई, मैंने उस जर्नलिस्ट को कॉन्फ्रंट किया। आपको पता है उसी रात 4 सीनियर जर्नलिस्ट ने मेरे खिलाफ एक गिल्ड बनाई, ऐलान किया गया कि इसकी फिल्म को बैन किया जाए, फ्लॉप किया जाए। आपको पता 3000 जर्नलिस्ट गैंग अप होते हैं एक अकेली लड़की पर, उसकी इमोशनल लिंचिंग करते हैं सरेआम, और ये समाज कुछ नहीं कहता, कानून कुछ नहीं कहता है। मैंने उन पे केस करने की कोशिश की, मगर 1 महीने बाद वो गायब हो गए, मेरी फिल्म रिलीज हुई, गायब हो गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये समाज जिस अन्याय की बुनियाद पर खड़ा है और कभी आवाज नहीं, आप ये पढ़ते हैं, चटकारे लेते हैं, कभी आपने सोचा है कि कभी नेपो किड्स के बारे में ये क्यों नहीं लिखा जाता है? तो ये अन्याय का फंदा किसी दिन आपके बच्चों के गले में लटका मिलेगा, आपके गले में लटका मिलेगा। इसलिए जब तालियां बजेगी और सीटियां बजेगी तब आपको पता चलेगा कि क्या गुजरती होगी। कंगना ने अपनी बात खत्म करते हुए पूछा है कि ये सारे आर्टिकल्स नेपो किड्स के खिलाफ क्यों नहीं आते। ये जो फिल्मी खानदानी बच्चे हैं, उनके खिलाफ एक भी आर्टिकल्स ऐसे नहीं आते हैं। सवाल तो बिल्कुल जायज़ है, और ऐसे कई सवाल मशहूर सिंगर सोनू निगम ने भी उठाए हैं, और उन्होंने कहा है कि सिर्फ अभी फिल्मों से ये सुसाइड की खबरें आ रही हैं। वक्त आ रहा है जब म्यूज़िक इंडस्ट्री से भी सुसाइड की खबरें आएंगी, क्योंकि फिल्मों से ज़्यादा म्यूज़िक इंडस्ट्री में ऐसे लोग भरे पड़े हैं। आज सुशांत सिंह राजपूत मरा है, एक एक्टर मरा है। कल आप किसी सिंगर के बारे में भी सुन सकते हैं, या किसी कंपोजर के बारे में सुन सकते हैं, या किसी लिरिक्स राइटर के बारे में सुन सकते हैं, क्योंकि ये जो माहौल है म्यूजिक का हमारे देश में, वो बहुत फिल्मों से बड़ा माफिया म्यूजिक में है। आखिर किस माफिया की बात कर रहे हैं सोनू निगम, जो म्यूजिक इंडस्ट्री में भरे पड़े हैं? जरा पहचान के तो देखिए। 2 लोग हैं बस इंडस्ट्री के म्यूजिकली, उनके 2 कंपनीज हैं, उनके हाथों में ताकत है कि ये इसको गवाओ, इसको मत गवाओ। बट आई हैव सीन द फ्रस्ट्रेशन इन द आईज एंड इन द वॉइस एंड द वर्ड्स ऑफ न्यू सिंगर्स, न्यू कंपोजर्स, न्यू लिरिक्स राइटर्स। खून के आंसू होते कभी कभी। अगर वो मर गए तो आपके दिल पे, आपके ऊपर एक बहुत बड़ा, आप पे भी प्रश्न चिन्ह आएगा।
कौन है वो 2 म्यूजिक कंपनी के मालिक जिसकी तरफ सोनू निगम का इशारा है? क्या अगर म्यूजिक इंडस्ट्री में सुसाइड की खबरें आएंगी तो क्या इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेगा? बी अ लिटिल मोर काइंड प्लीज टू द न्यू कमर्स, बिकॉज ये सब गंधर्व लोग हैं, सिंगर्स, कंपोजर्स वगैरह जो होते हैं गंधर्व लोग हैं। इनको प्रताड़ित मत कीजिए आप लोग, इन पे थोड़ा सा इजी रहिए। मेरे साथ में ऐसे हो सकता है कि मेरे गाने मैं गा रहा हूं और कोई बोल रहा है कि वही एक्टर जिस एक्टर के ऊपर आजकल उंगलियां उठ रही हैं, वो एक्टर बोल रहा है कि इसको मत दबाओ, और उसने अरिजीत सिंह के साथ भी कर रखा है। तो ये क्या है? मतलब अरे हाउ कैन यू यूज योर पावर लाइक दैट? और लोग सुसाइड ना कर लें, तो थोड़ा सा आप लोग काइंड हो जाइए। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लिव लाइक अ हैप्पी फ्रेटर्निटी। थैंक यू, गॉड ब्लेस एवरीवन, बाय। क्या आपको पता चला कि किसके बारे में अंत में सोनू निगम बात कर रहे हैं? जी हाँ, वही जिसका जिक्र हमने लास्ट वीडियो में किया था, जिसने सुशांत के बारे में कमेंट किया था, हु इज सुशांत। वही सलमान खान, सिंगर या म्यूजिक अरेंजर ना होते हुए भी म्यूजिक में इतनी बड़ी दखल देते हैं कि अपने प्रोड्यूसर से कह के अरिजीत सिंह को अपनी फिल्मों के गाने से निकलवा दिया। कई फिल्में लिस्ट में हैं जिसे अरिजीत सिंह के रिकॉर्डेड गाने बाद में किसी और से रिकॉर्ड करवाया गया, क्योंकि भाईजान नहीं चाहते थे। कई बार अरिजीत सिंह अलग अलग तरीकों से सलमान खान से माफी मांग चुके थे, लेकिन ये कहां मानने वाले। अब आप सोचिए कि एक प्रोडक्शन कंपनी का मालिक और एक्टर के तौर पर अगर सलमान खान म्यूजिक इंडस्ट्री पे इतनी बड़ी दखल दर्ज करवा सकता है, तो सोचिए सुशांत जैसे एक्टर के साथ क्या हुआ होगा। इशारों में सोनू निगम जैसे सिंगर भी सलमान खान के बारे में बताया कि उनकी ज्यादती किस हद तक थी। उम्मीद करता हूं विवेक ओबराय वाला केस अभी तक आप भूले नहीं होंगे, लेकिन विवेक ओबराय ने वो पूरा वाकया प्रेस के सामने बता दिया, जिसके बाद आपको भी पता है कि किस तरह से विवेक ओबराय का पूरा फिल्मी कैरियर चौपट कर दिया गया। ऐसे कई उदाहरण हैं इंडस्ट्री में जहां आप इन नेपो किड्स के खिलाफ अगर कुछ बोलेंगे तो आपको ये कहीं का नहीं छोड़ेंगे और आप सुशांत की तरह समाप्त हो जाएंगे। सुशांत वो शख्स था जिसका इस इंडस्ट्री में कोई नहीं था। वो बिहार जैसे प्रदेश से यहां तक पहुंचा था। अगर संघर्ष की बात करें तो वो निचले स्तर से शुरुआत करते हुए माया नगरी के लीड एक्टर्स में उसकी गिनती शुरू हो गई थी। न कोई फिल्मी बैकग्राउंड, न कोई गॉडफादर। इसे आप टाइप एक्टर भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि हर तरह के रोल और हर तरह के फिल्म फॉर्मेट में ये फिट हो जाता था। चाहे काई पोचे हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, केदारनाथ या व्योमकेश बख्शी जैसी क्लासिक फिल्म हो, मतलब कमर्शियल या ऑफ बीट या आर्ट फिल्म, हर तरह की फिल्मों का स्टार बन रहा था ये। अब इन खानदानी लोगों के कैंप में खलबली मच गई थी। फिर क्या, इन लोगों ने अपने साइकोलॉजिकल खेल सुशांत के खिलाफ शुरू कर दिया। फिर मैगजीन्स में सुशांत के बारे में कुछ भी छपने लगा, कुछ भी मतलब कुछ भी, और इस सब का परिणाम हमने देखा क्या हुआ। अभिनव कश्यप ने अपने फेसबुक पोस्ट में सुशांत को श्रद्धांजलि देते हुए सरकार से गहन जांच की मांग की है। उन्होंने लिखा है, तुम्हारी लड़ाई जारी रहेगी। सुशांत की मौत ने उस समस्या को सामने ला दिया है जिसे हम में से बहुत लोग झेल रहे हैं। जरा सोचिए कि किसी को आत्महत्या के लिए क्या मजबूर कर सकता है। मुझे डर है कि सुशांत की मौत कहीं मी टू की तरह किसी मूवमेंट की शुरुआत न कर दे। सुशांत की मौत यशराज फिल्म टैलेंट्स मैनेजमेंट एजेंसी को स्कैनर में ला दिया है। इसकी अच्छे से जांच करना अधिकारियों का काम है। इस तरह की एजेंसियां आपका कैरियर नहीं बनाते या आपकी जिंदगी को भी बर्बाद कर देते हैं। व्यक्तिगत रूप से पीड़ित रहने के बाद ये दावे से कह सकता हूँ कि किस तरह से हर टैलेंट एजेंसी और हर टैलेंट मैनेजमेंट बॉलीवुड में कलाकारों के लिए मौत का जाल है। ये सब के सब सफेद कॉलर वाले दलाल हैं। इन सब का एक ही मंत्र है कि हमाम में सब नंगे हैं, इसलिए सबको नंगा करो, जिससे पकड़े जाने का डर ही खत्म हो जाए। एक बार जो इन एजेंसियों के चंगुल में फंस जाता है, उसे ये बंधुआ मजदूर बना देते हैं और फिर कहीं का नहीं छोड़ते। अगर ये किसी तरह इस एजेंसी के चंगुल से छूट जाता है तो उसे हर जगह से बॉयकॉट कर दिया जाता है। अगर नई एजेंसी के चंगुल में इस आस में फंस जाता है कि अब आने वाला वक्त अच्छा होगा, तो गलतफहमी है। बाहरियों के लिए वो एजेंसी भी वैसा ही निकलता है। फिर या तो वो बिल्कुल टूट जाता है और आत्महत्या कर लेता है, या फिर वेश्यावृत्ति या स्कॉट सर्विसेज की तरफ चला जाता है। मेरा अनुभव भी इस इंडस्ट्री के साथ ऐसा ही रहा है। ये खान भाइयों ने मेरा भी शोषण किया।
दबंग 2 छोड़ने के बाद मेरा प्रोजेक्ट श्री और अष्टविनायक फिल्म्स के साथ चल रहा था, जिसके चेयरमैन को फ़ोन कर बुरे अंजाम भुगतने की धमकी दी, जिस कारण मेरे हाथ से ये प्रोजेक्ट निकल गया और मुझे साइनिंग अमाउंट भी वापस करना पड़ा। फिर मेरा प्रोजेक्ट वाईकॉम के साथ शुरू हुआ, यहाँ भी वही हुआ और मैंने यहाँ भी साइनिंग अमाउंट वापस किया और फिर किसी तरह मेरा प्रोजेक्ट रिलायंस के साथ शुरू हुआ। मेरे प्रोजेक्ट्स लगातार नाकाम करने की कोशिश की जाती रही। मेरे परिवार की महिलाओं के बारे में रेप की धमकियाँ मुझे दी जाती थी। हमारे परिवार की स्थिति ऐसी हो गई थी कि मेरा तलाक तक हो गया। जब धमकियाँ बहुत बढ़ गई तो सारे सबूत लेकर मैं एफआईआर दर्ज कराने गया। एफआईआर दर्ज नहीं हुई लेकिन नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट ले ली गई। लेकिन आज तक जिस नंबर से धमकियाँ आ रही थी उस सोहेल खान का पता नहीं लगा पाए, जबकि मेरे पास पुख्ता सबूत है। मैं सुशांत की तरह हार नहीं मानूंगा और तब तक लड़ता रहूंगा जब तक मेरा या उनका अंत नहीं हो जाता। अभिनव कश्यप यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि बीइंग ह्यूमन मनी लॉन्ड्रिंग का एक जरिया है। मेरी आंखों के सामने 5 साइकिल बांटकर अखबार में 500 साइकिल छपवाते थे। ये आइडिया जनाब सलीम खान का है, सलमान खान की गुंडे मवाली वाली छवि सुधारने के लिए, ताकि क्रिमिनल केसेस, मीडिया और जज थोड़ी रियायत बरते। यहाँ अभिनव ने जैसा कहा वैसा दिखा भी है कि कोर्ट में उनके वकील की जमानत के लिए ऐसी दलीलें देते थे और मीडिया में भी ऐसी खबरें छपती थी जब इनके केसों का ट्रायल चल रहा होता था कि सलमान खान कितने दयालु हैं। आखिर सुशांत ने किसी का क्या बिगाड़ा था? यह व्यक्ति नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आकर इंडस्ट्री के उच्चतम शिखर तक पहुंचा था। यह व्यक्ति आईफा अवार्ड के बैकग्राउंड डांसर से लीड परफॉर्मर एज अ स्टार परफॉर्म करना शुरू कर चुका था। यह व्यक्ति टीवी के एक छोटे से रोल से अपनी करियर की शुरुआत करते हुए फिल्मों में लीड एक्टर बना था। इस व्यक्ति का कोई भी फिक्स जोनर नहीं था फिल्म में, चाहे बायोपिक हो, आर्ट फिल्म हो, चाहे कमर्शियल हो, चाहे ऑफ लीड हो, हर जगह ये अपनी डंका बजा रहा था। लेकिन यहाँ के पीठासीनों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। यहाँ के पीठासीन उनकी इंद्र की गद्दी हिलती हुई नजर आई और अंजाम आपके सामने है। लेकिन जरा हटके इस मुहिम को अभी छोड़ने वाला नहीं है। जस्टिस फॉर सुशांत चलता रहेगा। अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से छोटे शहरों से आए लोग या नॉन फिल्मी बैकग्राउंड लोग ही क्यों आत्महत्या करते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया, ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही हमारे साथ बने रहने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।